चलिए ध्यान से, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 50 एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनकम टैक्स सबसे पहला पेपर है आपका, आपको पता होगा। इनकम टैक्स फर्स्ट का सिलेबस अप्रॉक्स कंप्लीट कर दिया गया है। इनकम टैक्स सेकंड का भी सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है। एक क्लास और लगेगी आपकी, सिमरन मैम को मैंने दे रखा है, इनकम टैक्स सेकंड मैम पढ़ा रही है और मैम भी होगा 11 बजे क्लास, ठीक है हो जाएगा 11 बजे तक। इनकम टैक्स सेकंड में मैंने सिमरन मैम को बोल रखा है, वो आपकी क्लास ले रही है, ठीक है। एक दिन और क्लास लगेगी और आई थिंक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए क्लास आपकी अपलोड हुई होगी, 2 क्लासेस, हाँ एक वीडियो क्लास के नाम से अपलोड हुई है, मैं उसको चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए, अब एग्जाम का डेट शीट भी आ गया है, अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई, आप लोग लग जाइए और स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को ऊर्जा के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स एक्ट पास्ड इन द ईयर, आयकर अधिनियम वर्ष किस वर्ष में पारित किया गया था। इनकम टैक्स एक्ट किस ईयर में पास किया गया था, सबको पता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पास किया गया था, 1961 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, इनकम टैक्स एक्ट कब फोर्स में आया था, तो 1 अप्रैल 1962 यानी 1 अप्रैल 1962 को इनकम टैक्स एक्ट जो था वो फोर्स में आया था। यानी इनकम टैक्स एक्ट बन तो गया था 1961 में, लेकिन किसी भी एक्ट को बनाने के बाद तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश की जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है कि आप इतने समय में अपने आप को तैयार कर लीजिए, इस तारीख से हम इस एक्ट को लागू करने वाले हैं। तो इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट जो है ये बन तो गया था 1961 में ही, लेकिन ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1962 से। तो आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज अ, आयकर है, कौन सा टैक्स है इनकम टैक्स, तो भाई इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि प्रत्यक्ष कर। कैसे डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स सीधे सीधे हमारे इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमारे इनकम पे नहीं, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जब हम खरीदने जाते हैं तो उस पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल आपका जीएसटी आप कह सकते हैं। तो प्रोफेसर इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है भाई, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन, आयकर की दरें जो होती है, इनकम टैक्स की जो रेट्स होती है वो किस एक्ट के माध्यम से फिक्स की जाती है। तो हमारे देश में हर साल आता है फाइनेंस एक्ट, आपको पता होगा हमारे देश में हर साल 1 फेब को हमारे देश की जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो बजट पेश करती है। उस बजट में से एक होता है पर्टिकुलर एक फाइनेंस बिल, उस फाइनेंस बिल को जब पास कर दिया जाता है तो क्या बनता है, फाइनेंस एक्ट। और उस फाइनेंस एक्ट में ही हर साल हमारे देश में इनकम टैक्स रेट्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है। यानी इनकम टैक्स रेट्स आर डायनेमिक, ये ईयर टू ईयर चेंज होते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स रेट एक बार जो डिसाइड हो गया वो हमेशा चलेगा, वो हर साल बदल सकता है। अगला क्वेश्चन, देयर आर डैश हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के कितने हेड्स होते हैं बताइए, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स। 5 सोर्सेज होते हैं आपके इनकम के, और इन 5 सोर्सेज को जब हम जोड़ देते तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को घटा लेते हैं तो क्या मिलता है, टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम पे हम टैक्स लगाते हैं। सो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, कौन कौन से नाम याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 6, a person with the age of dash or more is considered as a super senior citizen as per income tax act, आयकर अधिनियम के अनुसार डैश या इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति को सुपर वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था, एक होता है सीनियर सिटीजन, एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन। जिस व्यक्ति की एज 60 ईयर से ज्यादा है, मोर देन 60 ईयर्स है,
और लेस देन 80 ईयर्स है उसको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, और जिसकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा यानी 80 साल से भी ज्यादा उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन। याद रखिएगा, जिस इंसान की उम्र 80 साल से ज्यादा इनकम टैक्स एक्ट में उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा क्लास होगा, आप परेशान ना होइए। अब क्लासेस आपकी कंप्लीट ही हो गई है लगभग, और जो आपकी क्लासेस बची हैं इनकम टैक्स सेकंड की वो मैम से मैंने बोल रखा है वो कंप्लीट करवा देंगे, और एमसीक्यूज वगैरह भी आपके अपलोड कर दिए गए। क्लासेस आपकी एमसीक्यूज की अब ज्यादा होंगी, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड का भी सिलेबस थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा 1-2 दिन में। कल एक मैराथन क्लास होगी आपकी, उसमें मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7। द मिनिमम एक्सेप्शनल लिमिट ऑफ इनकम इज, एक्सेप्शनल लिमिट मतलब कितनी इनकम तक पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, ये समझ लो। कितना इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है, जिस पे टैक्स नहीं लगता है, तो 3 लाख तक पे टैक्स नहीं लगता है। इफेक्टिवली अगर हम कहें तो 7 लाख तक पे टैक्स नहीं लगता है। अभी तो नए फाइनेंस एक्ट की बात अलग है, लेकिन हम पुराने फाइनेंस एक्ट की बात करेंगे, ठीक है। अभी इस साल का फाइनेंस एक्ट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में इस साल के फाइनेंस एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इफेक्टिवली 7 लाख तक पे टैक्स नहीं मिलता, रिबेट वगैरह को सब जोड़ के। लेकिन वैसे सीधे सीधे अगर हम कहें तो 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि 0 से 3 लाख पे नील है, 3 लाख से 6 लाख पे कितना है, 3 लाख से 6 लाख पे कितना है 5%, 6 लाख से 9 लाख पे कितना है 10%, कितना है 10% है। 9 लाख से 12 लाख पे कितना है 15% है। और 12 लाख या 12 लाख से 15 लाख पे कितना है 20%, और 15 लाख है उससे ऊपर कितना है 30%, 30%, ठीक है। तो ऐसे स्लैब्स है। तो जो 3 लाख तक पे जो आपका स्लैब है वो नील है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता 3 लाख तक आपकी कमाई है तो। सर मेरा कल एग्जाम था इनकम टैक्स का, सॉरी खुशी ठाकुर। वैसे आपकी पीडीएफ तो प्रोवाइड की गई थी ना, पीडीएफ कल प्रोवाइड कर दी गई थी। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। रिबेट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 87A। वैसे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई गई है अलग से इनकम टैक्स की, हाँ उसको आप फॉलो किए होंगे तो उससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए होंगे। तो रिबेट को कहाँ डिफाइन किया गया भाई, तो रिबेट को डिफाइन किया गया सेक्शन 87A में, याद रखना पड़ेगा आपको। रिबेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आयकर में छूट की जो धारा है वो कौन सी है 87A। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में किसको डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया। व्हाट इज असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस किया जाता है, यानी उसकी गणना की जाती है और फाइनली ये कंप्यूट किया जाता है कि आपकी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। किसमें असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेट होता है उस इनकम पे जो इनकम प्रीवियस ईयर में कमाई गई थी। और असेसमेंट ईयर में असेसमेंट ईयर का टैक्स थोड़ा ना कैलकुलेट होगा, प्रीवियस ईयर का होता है। फिर असेसमेंट ईयर जो है वो अगले साल प्रीवियस ईयर बन जाएगा। अब उस साल जो प्रीवियस ईयर बन जाएगा तो फिर अगले साल वाला असेसमेंट ईयर बन जाएगा। ऐसे जो भी प्रीवियस ईयर उसके नेक्स्ट वाला असेसमेंट ईयर है, और उस असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल की टैक्स की गणना की जाती है। असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम, असेसमेंट ईयर 12 महीने का एक साल होता है, आपको पता ही है 12 महीने का समय होता है, एक साल का होता है। और इस असेसमेंट ईयर का शुरुआत कब होता है 1 अप्रैल से, और खत्म कब होता है 31 मार्च। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल। कमेंस पूछा यानी स्टार्ट कब होता है, तो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म कब होता है 31 मार्च। अगला क्वेश्चन, व्हेन द इनकम अर्नड इन एन ईयर इज टैक्स्ड इन द सेम ईयर इट इज कॉल्ड। अगर इनकम हमने जिस साल कमाई उसी साल हमारा टैक्स लग गया, उसे हम क्या कहते हैं एक्सीलरेटेड असेसमेंट। क्या कहते हैं एक्सीलरेटेड असेसमेंट, यानी त्वरित मूल्यांकन, मतलब आपकी इनकम का मूल्यांकन तुरंत कर दिया गया। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप पिछले साल इनकम कमाए हैं तो उस साल की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा वो नेक्स्ट ईयर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेटेड असेसमेंट में क्या हो रहा है कि आपने इनकम इसी साल कमाई और टैक्स भी आपका इसी साल कंप्यूट कर लिया गया।
सरचार्ज इज लेवीड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड्स। सरचार्ज कब लगता है? सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज। तो 1 करोड़ से अधिक अगर आपकी इनकम है तो क्या लगता है? सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज इज एप्लीकेबल इफ द इनकम इज मोर देन 1 करोड़। अगला क्वेश्चन, एजुकेशनल सेस इज चार्ज एट द रेट ऑफ। एजुकेशनल सेस किस रेट पे चार्ज किया जाता है? तो वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे होगा 4%। क्या होगा? 4% से लगाया जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या लगाया जाता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। अगला क्वेश्चन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन इंक्लूड्स। आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति में कौन कौन शामिल होता है? तो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार पर्सन का डिफिनेशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन को डिफाइन किया गया, और वहां पे क्या लिखा गया है कि पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, एचयूएफ भी आता है, पार्टनरशिप भी आता है, लोकल अथॉरिटी भी आता है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आता है। ऐसे तमाम सारे, कंपनी भी आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? सभी के सभी पर्सन के डिफिनेशन में कवर होते हैं। क्या क्या होता है पर्सन के डिफिनेशन में? कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, ये सभी के सभी किसके पार्ट है? पर्सन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31। तो आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति में व्यक्ति भी शामिल होता है, व्यक्ति की परिभाषा में व्यक्ति भी शामिल होता है, एचयूएफ यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार भी शामिल होता है, और स्थानीय प्राधिकरण यानी कि लोकल अथॉरिटी भी शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है हमारे इंडिया में इनकम टैक्स के लिए। इट इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मतलब ये सबसे ऊंची प्रशासनीय प्राधिकरण है। ठीक है, चलिए, सीबीडीटी का मतलब क्या है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 16, सीबीडीटी इज कंट्रोल बाय। भाई सीबीडीटी कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका नाम ही क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करती है। तो सीबीडीटी का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 17, क्यों? हाँ, टू बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई। अब आपको रेसिडेंट वाला चैप्टर याद करना पड़ेगा। किसी को याद है रेसिडेंट वाले चैप्टर में कौन कौन से कंडीशन थे? एक था आपका बेसिक कंडीशन, एक था आपका एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन में क्या क्या था बताओ? बेसिक कंडीशन में क्या क्या था? बेसिक कंडीशन में क्या था? कुछ नहीं याद होगा तुमको। मतलब रेसिडेंट वाला चैप्टर सही से नहीं पढ़े हो। बेसिक कंडीशन क्या था? अगर आप किसी भी हमारे इंडिया का रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो व्हाट वाज द बेसिक कंडीशन? ये एक हो गया, और भी बेसिक कंडीशन थे। अब मान लो कोई इंसान 182 दिन नहीं रह पाया, तो और क्या कंडीशन था? वो प्रोविजन नहीं पूछ रहा हूं मैं। ऑनलाइन वाले तुम तो बता दो बेसिक कंडीशन में कौन कौन सा कंडीशन था? वो तो डीम्ड रेसिडेंट हो गया। दो बेसिक कंडीशन में, एक तो 182 दिन वाला आप लोग सही बता रहे हैं। इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द लास्ट ईयर, तो उसे माना जाएगा कि वो इस इंडिया का रेसिडेंट है। और भी कुछ देखा जाता है। किसी को याद नहीं है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चुपचाप जाएंगे, मैं बताऊंगा नहीं, चुपचाप जाएंगे रेसिडेंट वाले चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इतना बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया था। रेसिडेंट वाले चैप्टर को आप जाके रिवाइज करेंगे, आपका होमवर्क है। होमवर्क या क्लास वर्क है, अभी जाके, मतलब जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद से।
ठीक है, इस लाइव क्लास को करने के बाद कुछ हिंट नहीं देंगे हम। 365 दिन वाला कंडीशन था, एक 730 दिन वाला कंडीशन था, एक 10 साल वाला कंडीशन। कुछ याद करो, कुछ याद आए? अच्छा, तब पढ़ के आओ अच्छे से, तब बताएंगे तुमको। अ कंपनी हैज डैश टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। एक कंपनी के पास कितने प्रकार की आवासीय स्थिति होती है? तो 2 प्रकार की। या तो कंपनी रेसिडेंट हो सकती है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकती है। कंपनी इज नॉट क्वालिफाइड टू बी ऑर्डिनरीली या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। कोई भी कंपनी ऑर्डिनरीली या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं होती है, वो या तो रेसिडेंट होती है सीधे या तो नॉन रेसिडेंट होती है। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन, सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रोड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज टू बिकम अ रेसिडेंट। एक ऐसा इंसान जो हिंदुस्तान से बाहर गया है, किस उद्देश्य से? एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, उसे नौकरी करनी है। तो उसको अगर हिंदुस्तान का रेसिडेंट बनना है तो कम से कम कितने दिन उसको हिंदुस्तान में रुकना पड़ेगा? 182 डेज। कितने डेज? 182 डेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज एसएससी इन केस ऑफ एचयूएफ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में एसएससी किसे माना जाता है? हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में करदाता कौन होता है? ऑप्शन है आपके पास, कर्ता, को-पार्टनर्स, डीम्ड कर्ता, नन ऑफ दीज। तो कर्ता इज द एसएससी इन केस ऑफ एचयूएफ। जो कर्ता होता है वही करदाता माना जाता है हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में। क्वेश्चन नंबर 21, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, ऑप्शन इसमें डिस्प्यूटेड है थोड़े से, मैं आपको बता रहा हूं। पहले हमारे देश में 2020 तक, 2020 तक इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता था ना, वो एग्जेम्प्टेड था, फुल्ली एग्जेम्प्टेड था। क्योंकि कंपनी जब डिविडेंड बांटती थी तो उससे पहले कंपनी देती थी डीडीटी। क्या देती थी? डीडीटी, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लेकिन 2020 के बाद इस प्रोविजन को हटा दिया गया और अब जो डिविडेंड इनकम होता है फ्रॉम इंडियन कंपनी, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल इस समय के हिसाब से। वैसे अब आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी, वो किस ईयर का रेफरेंस तो वो नहीं देगी। ये तो नहीं पूछेगी कि बताइए अभी रिसेंटली क्या अमेंडमेंट आया है। रिसेंटली तो नहीं, तो 4 साल पुरानी बात हो गई, 5 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करती है। वैसे मेरे हिसाब से 2020 तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कंसेप्ट था, उसके बाद हटा दिया गया। अब जो डिविडेंड इनकम होता है फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये टैक्सेबल होता है इन द हैंड ऑफ द पर्सन जो उसको रिसीव कर रहा है, मतलब शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होता है। अगला क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर इन, ऐसे ही तमाम सारे इनकम टैक्स में प्रोविजंस चेंज होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो पुराने क्वेश्चंस पूछेगी, पुराने कंसेप्ट वाले, की अमेंडमेंट्स के बाद वाले पूछेगी। क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम, मतलब एक ऐसे इनकम पे आप खर्चा कर रहे हैं जो इनकम एग्जेम्प्टेड है, मतलब जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। उस इनकम पे आप कोई खर्चा कर रहे हैं, तो क्या उस एक्सपेंडिचर को एग्जेम्प्ट किया जाए एज अ डिडक्शन, उसको अलाउ किया जाए एज अ डिडक्शन या नहीं किया जाए? तो नहीं। अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो ऑलरेडी इनकम टैक्स में किसी सेक्शन में एग्जेम्प्टेड है, बहुत सारे सेक्शन हम लोग पढ़े थे अलग से, एक चैप्टर ही पढ़े थे एग्जेम्प्टेड इनकम्स, उसमें बहुत सारी इनकम्स एग्जेम्प्टेड थी। तो अगर आपकी कोई इनकम है जो एग्जेम्प्टेड है और उस इनकम के लिए आपने कोई खर्चा किया है, तो उसको एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब उसको डिडक्शन के रूप में, कटौती के रूप में अलाउ करने का अनुमति नहीं है। इट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आर स्टेटेड इन द सेक्शन डैश ऑफ द इनकम। जो इनकम एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स, उसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो पहली चीज तो गलत है, सेक्शन 12 में नहीं, सेक्शन 10। सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड इनकम्स के तमाम सारी कैटेगरीज दी गई है, तमाम सारे इनकम्स दिए गए हैं जिस पे जो टैक्स होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो याद रखिएगा सेक्शन 10। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी था हर एक सेक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन्ड इन दिस सेक्शन। किस सेक्शन में इनकम फ्रॉम सैलरी को एक्सप्लेन किया गया है? तो मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 17 तक है। कहा थे? सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 17 तक है। सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 17 तक ये बताया गया कि किस इनकम को हम सैलरी मानेंगे, किस इनकम को हम सैलरी नहीं मानेंगे। ठीक है,
और जो सैलरी की इनकम है वो किस तरीके से टैक्सेबल होगी, कौन सी टैक्सेबल होगी, कौन सी टैक्सेबल नहीं होगी, कौन सी एग्जेम्प्टेड होगी, ये सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17 तक ये बताया गया। काफी डिटेल में हमने इसका भी डिस्कशन किया था। 25 सैलरी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन, तो सैलरी को डिफाइन किया गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में। किसमें? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया सैलरी को। बहुत बड़ा चौड़ा डिफिनेशन था, हमने देखा भी था उसको। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 26 व्हेन एन यूआरपीएफ यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्या? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन दिया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं, आई थिंक आगरा यूनिवर्सिटी के पेपर में आया था क्वेश्चन। आरपीएफ का फुल फॉर्म दिया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका क्या होगा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यूआरपीएफ यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मान लो किसी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज कर दिया जा रहा है, तो उस केस में जो बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब जो बैलेंस होगा यूआरपीएफ से आरपीएफ में जब ट्रांसफर किया जाएगा, तो उस बैलेंस को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफर्ड बैलेंस। क्या कहेंगे? ट्रांसफर्ड बैलेंस। यानी जब यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट किया जाएगा, जो बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा, उस बैलेंस को हम ट्रांसफर्ड बैलेंस के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन, बोनस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज। अगर मान लो किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को बोनस दिया है, बोनस यू नो व्हाट इज बोनस? सैलरी के ऊपर कोई भी चीज अगर आपको मिल रही तो वो क्या है? बोनस है। तो मान लो किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को बोनस दिया, हाँ? कमीशन जो होता है वो सेल्स पे मिलता है, कमीशन आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है। अब बोनस ऐसे भी मिलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिवाली बोनस, होली बोनस, ऐसे मिलता है ना। तो बोनस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल। बोनस भी सैलरी का पार्ट होता है, ठीक है, तो ये टैक्सेबल होता है। बस 2-3 और। ग्रेचुटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। ग्रेचुटी को कहां डिफाइन किया गया भाई? तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में ग्रेचुटी को डिफाइन किया गया। ये सारे सेक्शंस याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं लग रहा ना कि बहुत ज्यादा ऐसा चीज पढ़ा रहा है जो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं गया। सब कुछ चीजें होंगी, जैसे अब इनकम टैक्स इतना ब्रॉड है, आपको पढ़ाया भी बहुत चीज गया है, बहुत चीज छोड़ा भी गया है, क्योंकि हर चीज पढ़ाई नहीं जा सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स का जो सिलेबस है उसमें 4 यूनिट्स है। अब 4 यूनिट में एक एक यूनिट भी अपने आप में अच्छा खासा वेटेज रखता है, एग्जाम में भी और सिलेबस में भी अच्छा खासा उसका वेटेज है, अच्छे खासे उसके कंटेंट्स है। अब एक चैप्टर में पढ़ाने जाता तो उसमें 58 पेज का कंटेंट है, अभी उसमें मैं कटवा के कंटेंट बनवाता हूँ, तब जाके 56-57 पेज का कंटेंट होता है। तो इसलिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं जो रेलेवेंट नहीं है। वैसे रेलेवेंट तो हर चीज अगर आप पढ़े तो, लेकिन एग्जाम में भाई आपकी यूनिवर्सिटी तो ये चाहती है कि आपका टीचर 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दे, तो टीचर 2 महीने में कैसे कंप्लीट करेगा? कुछ तो जुगाड़ लगाएगा बेचारा वो भी। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या है इनकम टैक्स में? मैंने आपको बताया था सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसपे नियंत्रण कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 30, पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई पेमेंट कर रहा है, लेकिन वो पेमेंट सैलरी नहीं है, सैलरी के अलावा कुछ और दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलावेंस कहेंगे। जैसे कौन से अलावेंस होते हैं? डियरनेस अलाउंस होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे अलावेंस होते हैं, इंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कोई पैसा दे रहा है मंथली बेसिस पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलावेंसेस यानी कि भत्ते। चलिए इसी रहने दें। चलिए, तो एक क्लास है अभी सर की, इसीलिए ऑल क्लियर सर। सालू यादव कह रही है सर सब समझ में आ रहा है। बाकी अनु राजपूत, संचित कुमार मदेसिया जी हैं, अभिमन्यु जी हमारे साथ हैं, चंदन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों को भी सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा। अगर आ रही होंगी तो मेरे लिए बढ़िया है, अगर नहीं आ रही होंगी तो मैं भी अपने आप में इम्प्रूव करूंगा, कुछ चीजें नहीं ऐड करूंगा। इस वाले में क्या गलत है? बोनस नहीं होगा इसमें। बोनस क्या होता है? बोनस क्या होता है?
वो बोनस होता है, समझ रहे हो? और ये रेगुलरली मिल रहा है। बोनस इज नॉट समथिंग विच यू रिसीव रेगुलरली। बोनस आप हमेशा में नहीं कमाएंगे। मान लो कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो बोनस दे देगी। मान लो कंपनी तुमसे बहुत अच्छा, तुम्हारे परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारी परफॉर्मेंस, तो कंपनी कहेगी दिवाली पे इसको कुछ कार गिफ्ट कर देते हैं। वो तो खैर परक्विजिट्स हो जाए, दिवाली पे तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते तो वो बोनस का पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोनस फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, और सबको भी नहीं मिलता है बोनस। कुछ बोनसेस हैं जो सबको मिलते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस, होली बोनस, ये सब मिलता रहता है। लेकिन सारी कंपनियां बोनस दे ऐसा जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है अनु राजपूत जी? जी ठीक है, ओके ओके ओके, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। परेशान ना होइए, आराम से पढ़ते रहिए। अरे यार बड़ा दिक्कत